12वीं शताब्दी। भारत एक विशाल भूमि थी, वीरता, गौरव और संघर्ष की भूमि। परंतु इस भूमि की सबसे बड़ी कमजोरी थी इसकी एकता का अभाव, और यही कमजोरी एक दूर बैठे शासक मोहम्मद गौरी के लिए एक अवसर बनकर आई। गौर की पहाड़ियों में जन्मा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सामान्य योद्धा नहीं था। वह सिर्फ विजय नहीं चाहता था, वह साम्राज्य चाहता था। महमूद गजनवी के विपरीत गौरी की दृष्टि लूटमार नहीं थी, उसका लक्ष्य था भारत पर स्थायी शासन। भारत के राजपूत राज्यों में बाहरी दुश्मनों का मुकाबला करने की क्षमता थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं था, बल्कि उनकी आपसी दुश्मनी थी। चौहान गढ़वालों के विरोध में थे, सोलंकी चौहान विस्तारवाद से नाखुश थे, कई छोटे सामंत बड़े राज्यों की शक्ति से असंतुष्ट थे, और यही असंतोष गौरी की शक्ति बन गया। 1178 ईस्वी गौरी ने गुजरात पर हमला किया और युवा राजा मूलराज द्वितीय ने उसे करारी शिकस्त दी। यह हार गौरी के लिए संदेश था, भारत को जीतना आसान नहीं है, परंतु इस हार से भारत एकजुट नहीं हुआ। हर राज्य अपने अपने संघर्षों में फंसा रहा। गौरी ने समझ लिया, भारत तलवार से नहीं, भारत राजनीतिक दरारों से जीता जाएगा। अब गौरी ने रणनीति बदल दी। उसने देखा, अगर भारत के बड़े राज्यों को सीधे चुनौती दी तो हार संभव है। इसलिए उसने भारत के उत्तर पश्चिमी दरवाजे को पकड़ा। सिंध, मुल्तान, उच्च, लाहौर, इन इलाकों के व्यापारियों, स्थानीय मुस्लिम सरदारों और असंतुष्ट किसानों से समझौते किए। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जब भारतीय समाज के कई वर्ग एक विदेशी आक्रमणकारी के साथ खड़े हो गए। भारत का समाज विविध था, पर यही विविधता कई बार खाई बन गई। कुछ किसान अत्याचारी करों से परेशान थे, कुछ व्यापारी युद्धों के कारण असुरक्षित व्यापार से त्रस्त थे, कुछ छोटे ठाकुर बड़े राजाओं की सत्ता से आक्रोशित थे, कुछ जातियां अपने अधिकार खोने के भय में थी। इन सभी वर्गों में एक असंतोष, एक बेचैनी धीरे धीरे पनप रही थी, और गौरी ने इस असंतोष को एक हथियार बना दिया। अब युद्ध केवल सेनाओं के बीच नहीं था, यह युद्ध था भारत के भीतर की कमजोरियों और बाहर से आए एक महत्वाकांक्षी शासक के बीच। हम जानेंगे किन भारतीय जातियों, किन किसान समूहों, किन व्यापारी समुदायों और किन सामंतों ने मोहम्मद गौरी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, और कैसे उनके छोटे छोटे निर्णयों ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। मोहम्मद गौरी भारत आया, लेकिन वह अकेला नहीं आया। उसके साथ थे उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी सेना, और दुर्भाग्य से भारत के भीतर के वे लोग भी जो अपनी ही भूमि के शासकों से असंतुष्ट थे। गहराई से देखेंगे किन भारतीय समाज वर्गों ने गौरी का साथ दिया। व्यापारी वर्ग हमेशा शांति चाहता है, और जहां शांति मिलती है वहीं उसका समर्थन जाता है। राजपूत राज्यों के बढ़ते युद्धों और करों के कारण पंजाब और सिंध के कई व्यापारी परेशान थे। गौरी ने उन्हें वादा दिया, तुम्हारे व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया जाएगा, करों पर राहत दी जाएगी। यह वादा कई हिंदू मुस्लिम व्यापारी समुदायों को गौरी के पक्ष में ले आया। समर्थन देने वाले व्यापारी गुट सिंधी और मुल्तानी व्यापारी, उच्च और लाहौर के साहूकार समुदाय, कई हिंदू बनिया समुदाय, अरबी अफगान व्यापारिक कारवां। व्यापार ने राजनीति को दिशा दी और राजनीति ने इतिहास बदल दिया। मध्यकालीन भारत में किसान ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, परंतु यही रीढ़ अक्सर अत्यधिक दबाव में रहती थी। कुछ क्षेत्रों में राजपूत राज्यों ने युद्ध खर्च निकालने के लिए किसानों पर भारी कर लगाए। हरियाणा, पंजाब, सिंध के कई गांवों लगातार सैन्य गतिविधियों से प्रभावित थे। ऐसे में जब गौरी की सेना इन इलाकों में पहुंची, कुछ किसान समुदायों ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि खाद्यान्न, पानी और मार्ग सूचना दी। सहयोग करने वाले किसान समूह हरियाणा, रोहतक, हिसार के कुछ जाट गांव, लाहौर मुल्तान बेल्ट के किसान गुट, कुरुक्षेत्र क्षेत्र के कुछ गुर्जर किसान समूह। गौरी की सेना को चलाने में स्थानीय किसानों द्वारा दिया गया अनाज और रसद एक अदृश्य पर निर्णायक समर्थन था। भारत के बड़े राजाओं के पास सेनाएं थीं, पर भारत की जमीन पर नियंत्रण था छोटे सामंतों, जमींदारों और ठाकुरों के हाथ में। कुछ छोटे राजपूत सामंत पृथ्वीराज चौहान की नीतियों से नाखुश थे। उन्होंने खुद को अनसुना और अनदेखा महसूस किया। गौरी ने इस असंतोष को पढ़ लिया
और उनसे गुप्त समझौते किए। सामंतों का सहयोग किन रूपों में मिला? घोड़ों की आपूर्ति, सेना को ठहराव, स्थानीय मार्गदर्शन, खुफिया जानकारी। सहयोग करने वाले समूह पंजाब की सीमा के तंवर और चौहान उपकुल के कुछ सामंत, सिरसा बठिंडा हिसार के जमींदार गुट, उच्च मुल्तान के स्थानीय तुर्क अफगान सरदार। भारत के उत्तर पश्चिम में कई जनजातियां थीं जो मुख्य राजपूत सत्ता से स्वतंत्र रूप से रहती थीं। इनमें से कुछ जनजातियां राजाओं से समझौता करने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देती थीं। गौरी ने उन्हें वही दिया जो वे चाहते थे, स्वतंत्रता और कर वसूलने का अधिकार। वे जनजातियां जिन्होंने गौरी की मदद की: खक्कर के कुछ कबीले मार्ग ज्ञान, खोखर के गुट रसद, गुर्जर अहीर के छोटे कबीले समर्थन, मेवों के कुछ थड़े स्थानीय सूचना। भारत की हार तलवारों से नहीं हुई, भारत की हार अंदरूनी बिखराव से हुई। अभी तक हमने देखा कैसे व्यापारी, किसान, छोटे राजा और जनजातियां अपने अपने कारणों से गौरी के साथ खड़ी हो गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम जानेंगे कैसे राजनीतिक शत्रुताओं ने भारत को बांट दिया और कैसे जयचंद और अन्य राजाओं की भूमिका भारत के इतिहास को बदल देती है। भारत एक विशाल शक्ति था, परंतु उसकी राजनीतिक दिशा विखंडित थी। हर राजा अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा था, लेकिन कोई भी सामूहिक रक्षा के लिए तैयार नहीं था। राजपूत इतिहास में सबसे चर्चित और दुखद संघर्षों में से एक है पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद का संघर्ष। दोनों महान राजा थे, दोनों शक्तिशाली, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए और भावनाओं की इस लड़ाई में हाथ लगा सिर्फ इतिहास का विनाश। कारण उत्तर भारत में सर्वोच्चता का संघर्ष, कन्नौज बनाम अजमेर की पुरानी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, संयोगिता घटना के बाद संबंधों का पूरी तरह टूट जाना। यही वह दरार थी जिससे गौरी भारत में प्रवेश कर सका। इतिहास यह नहीं कहता कि जयचंद ने गौरी को सेना दी, लेकिन इतिहास यह भी कहता है कि उसने गौरी को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और कई प्राचीन लेखनों में मिलता है कि जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ गौरी को राजनीतिक समर्थन दिया। जयचंद का समर्थन किस रूप में था? पृथ्वीराज के खिलाफ माहौल बनाना, गौरी को भारत की भीतरी राजनीति की जानकारी, गौरी के मार्ग को अवरुद्ध न करना, कन्नौज द्वारा उत्तर पश्चिम में सैन्य सक्रियता न दिखाना। यह प्रत्यक्ष सहयोग नहीं था, परंतु यह निर्णायक मौन सहयोग था। और कभी-कभी मौन शब्दों से अधिक घातक होता है। नरेशन। भारत के कई राजा गौरी को एक बड़े खतरे की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए असली दुश्मन उनके पड़ोसी राज्य थे। गुजरात के सोलंकी चौहानों के विरुद्ध थे, चौहान गढ़वालों के विरुद्ध। कई छोटे राज्य सोलंकी साम्राज्य की ताकत से चिढ़े हुए थे। ऐसे विभाजित भारत से गौरी को अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भारत स्वयं आपके सामने कमजोर खड़ा था। अब तक गौरी के पास एक विशाल नेटवर्क बन चुका था। यह नेटवर्क सिर्फ तुर्कों या अफगानों का नहीं था, बल्कि भारतीयों का था। इसमें शामिल थे असंतुष्ट व्यापारी, करों से परेशान किसान, गणराज्यों और जनजातियों के कुछ समूह, छोटे ठाकुर और उपराजपूत कुल, और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राजाओं के मौन समर्थक। ये नेटवर्क गौरी की असली शक्ति बन गया। भारत का इतिहास एक महान युद्ध की ओर बढ़ रहा था। कराइन का युद्ध, जहां एक ओर पृथ्वीराज चौहान जैसी वीरता थी, वहीं दूसरी ओर गौरी के साथ खड़ी हुई भारत की आंतरिक टूटन। आपने जाना भारतीय राजनीति की वे दरारें जिन्होंने गौरी को आगे बढ़ने का अवसर दिया। लेकिन असली तूफान अब आने वाला है। अब हम देखेंगे तराइन के युद्ध में किन भारतीयों ने गौरी को सैन्य सहायता दी, किसने खुफिया जानकारी दी और कैसे भीतरघात ने भारत के सबसे वीर योद्धाओं को पराजित कर दिया। सन 1191 और 1192 भारत के मैदानों पर हवा भारी थी। गौरी की सेना दूर दूर तक फैलती जा रही थी। यह युद्ध था रणनीति और विश्वासघात का। तराइन का पहला युद्ध भारत के लिए विजय लेकर आया। पृथ्वीराज चौहान की वीरता, चांदा की रणभेरी,
राजपूतों के समन्वित हमले ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया। इतिहास में दुर्लभ है कि गौरी जैसा सेनापति युद्ध से घायल होकर भागने पर मजबूर हो, लेकिन गौरी ने हार से सबक लिया। उसने समझा राजपूतों को सीधा युद्ध में हराना कठिन है, इसलिए उसने रणनीति बदली। अब उसने धन, वादे, लोभ और भारतीय समाज के भीतर छिपे असंतोष को अपना हथियार बनाया। गौरी ने भारत पर नहीं, भारत की दरारों पर हमला किया। गौरी की सेना में कई ऐसे लोग थे जो भारत की भाषा, भूगोल और राजनीति से भली भांति परिचित थे। भारतीयों से किस प्रकार की खुफिया जानकारी मिली, किस रास्ते से राजपूत सेना सबसे धीमी पड़ती है, भारत की सेनाओं के वापसी मार्ग, जन स्रोतों की लोकेशन, कौन से सामंत पृथ्वीराज से असंतुष्ट है, युद्ध से पहले चौहान सेना का मनोबल कैसा है, यह जानकारी गौरी के लिए सोने से भी अधिक मूल्यवान थी। गौरी की सेना पूरी तरह विदेशी नहीं थी। उसमें भारत के कई क्षेत्रों से भाड़े के सैनिक शामिल थे। ये सैनिक कौन थे? हरियाणा पंजाब क्षेत्र के कुछ जाट युवा, राजस्थान सीमांत के कुछ गरीब राजपूत व गैर राजपूत योद्धा, गुर्जर अहीर जनजातियों के कुछ समूह, सिंध मुल्तान के स्थानीय तुर्क अफगान परिवारों में पले सैनिक। इनका उद्देश्य युद्ध नहीं, धन और पद प्राप्त करना था। भारत की हार केवल तलवार से नहीं हुई। हार आई उन लोगों के कारण जो भारत के भीतर ही थे। किस रूप में विश्वासघात हुआ? कुछ छोटे सामंत गौरी को गोपनीय जानकारी देने लगे। राजपूतों की आपसी ईर्ष्या चरम पर थी। कई किसानों ने गौरी को भोजन चारा दिया। व्यापारी रसद मार्ग खुला रखते रहे। कुछ जनजातियों ने गौरी की सेना को रात्रि मार्ग बताया। जब देश विभाजित हो जाए तो दुश्मन को युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तारीख 1192 ईस्वी। तराइन का मैदान फिर रक्त से भर गया, लेकिन इस बार स्थिति भिन्न थी। गौरी की सेना संगठित और रणनीतिक थी, और भारत की सेना अपने ही अंदर से कमजोर हो चुकी थी। लगातार छापामार तकनीक, रात में हुए छोटे हमले, गौरी के हल्के घुड़सवार और गुप्त भारतीय सहायता, इन सब ने मिलकर पृथ्वीराज की सेना को धीरे धीरे थका दिया, और अंततः भारत की महान शक्ति अपनी ही आंतरिक कमजोरी के कारण ढह गई। तराइन के दूसरे युद्ध ने भारत के 1000 वर्षों के इतिहास की दिशा बदल दी। ये हार सिर्फ एक राजा की नहीं थी, ये हार उस समाज की थी जो एकजुट नहीं हो सका। युद्ध समाप्त हो चुका था, विजय पाने वाला चला गया, पर पराजय का बोझ भारत पर रह गया। तराइन के मैदान में फैली खामोशी पूरे भारतीय इतिहास में गूंज उठी, और इस खामोशी में छिपे थे वे प्रश्न जिनके उत्तर आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल उठता है, भारत के कुछ वर्ग गौरी के साथ क्यों खड़े हुए? व्यापारी, क्योंकि उन्हें शांति और व्यापार सुरक्षा चाहिए थी, गौरी ने उन्हें कर राहत का वादा किया। किसान, क्योंकि उन पर स्थानीय कर का बोझ भारी था, गौरी की सेना को भोजन देना उनके लिए दमन से बचने का तरीका बन गया। छोटे सामंत और ठाकुर, क्योंकि वे बड़े राजाओं से नाराज थे, उन्हें लगा गौरी से सौदा करके वे अधिक क्षेत्र और शक्ति पा सकते हैं। जनजातीय समूह, क्योंकि वे खुद को किसी राज्य के अधीन नहीं मानते थे, गौरी ने उन्हें कर स्वतंत्रता का लालच दिया। इन सब का उद्देश्य अलग अलग था, लेकिन परिणाम एक ही हुआ, भारत कमजोर हो गया। गौरी की विजय ने हमें एक अविस्मरणीय सबक दिया। जब समाज अंदर से बंट जाता है